हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रणब मुखर्जी के महत्वपूर्ण उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ उनके शुरुआत से लेकर के अंत तक वह किन किन पदों पर है उन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ अन्य भारत के राष्ट्रपति और वर्तमान में राष्ट्रपति और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। दोस्तों, आइए चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि कल हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। अगर उनके जन्म के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, उनके मृत्यु के बारे में अगर बात की जाए तो उनकी मृत्यु हुई थी 31 अगस्त 2020 पश्चिम बंगाल में हुई है। यानी कि अभी कल ही के दिन में 31 अगस्त 2020 को पश्चिम बंगाल में उनकी मृत्यु हुई थी। किसके कारण मृत्यु हुई थी, अभी प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मस्तिष्क की सर्जरी यानी कि ब्रेन की सर्जरी के कारण 10 अगस्त को भर्ती हुए थे। और दोस्तों, बात की जाए कि जो प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भारतीय वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर भी जाने जाते थे। और दोस्तों, अगर बात की जाए कि प्रणब मुखर्जी के बारे में, 1997 ईस्वी में 1997 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ सांसद अवार्ड से भी उनको पुरस्कृत किया गया था। सांसद अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिस पुस्तक का नाम है द कोलिएशन ईयर्स। क्या नाम है फ्रेंड्स? द कोलिएशन ईयर्स उनके पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों, और भी जान लेते हैं और भी क्या क्या उनके फैक्ट्स, उनसे प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक के सदस्य रह चुके थे और साथ ही साथ एशियाई विकास बैंक के भी सदस्य रह चुके थे। अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के भी सदस्य रह चुके थे। और दोस्तों, 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति पद के रूप में गोपनीयता की शपथ ली थी। यानी कि 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने लिया था। और सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और सन 1984 में भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर के तौर पर भी नियुक्त किए जा चुके। तो दोस्तों, ये आपके प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उनके जीवन के बारे में, क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या पद ग्रहण किया, उन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। आइए चलते हैं नेक्स्ट आइए देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में जान लेते हैं, इन्होंने क्या क्या किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होती है, राष्ट्रपति क्या होता है। तो दोस्तों, देश के प्रथम नागरिक को राष्ट्रपति कहा जाता है। देश का जो प्रथम नागरिक होता है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। और तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। थल, जल और वायु तीनों सेनाओं का जो मुख्य होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। और साथ ही साथ देश के संवैधानिक प्रमुख भी होता है और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यानी कि दोस्तों, अगर देखा जाए तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह भारत के प्रधानमंत्री को माना जाता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हुए हैं और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अर्थात राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष की होती है और इसका जो चुनाव किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और एक नवीन व्यवस्था इसमें ली जाती है, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इनमें भाग लेते हैं। तो दोस्तों, और भी अगर देखी जाए तो राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है 5 लाख रुपए पर मंथ होती है। इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और राष्ट्रपति की जो शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण दी जाती है। और दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। वे भारत रत्न पुरस्कृत भी थे। 1962 ईस्वी में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर बात की जाए रामनाथ कोविंद के, कभी कभी इनके पिता और माता का नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों इनके फादर्स का नाम था लाते श्री मैकूलाल। लाते श्री मैकूलाल रामनाथ कोविंद के पिता का नाम था। इनकी माता का नाम जो था लाते श्रीमती कलावती, और इनका डेट ऑफ बर्थ जो था अक्टूबर 1, 1945 ईस्वी में हुआ था, और प्लेस ऑफ डेट बर्थ कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और मैरिड स्टेटस है इनकी, और इनकी वाइफ का नाम था श्रीमती सविता कोविंद। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों राष्ट्रपति के जो चुनाव की पद्धति होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा, वोट पद्धति के द्वारा की जाती है। जितने कैंडिडेट होंगे सबको वोट देना होता है, प्रायोरिटी के आधार पर चुना जाता है। जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और एमएलए ऑफ स्टेट के एमएलए भी इसमें भाग लेते हैं। और साथ ही साथ 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, 29 राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश आता है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति को महाभियोग, जिसे इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अगर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या भ्रष्टाचार करता है तो उसके विरोध के लिए इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आइए दोस्तों देख लेते हैं जो महाभियोग प्रक्रिया होती है वह कैसे लगाई जाती है। तो दोस्तों हम जानते हैं संसद का जो 3 अंग होता है, एक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो दोस्तों राष्ट्रपति को हटाना है उसके पद से लिए सबसे पहले लोकसभा में हम जाएंगे। लोकसभा में स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि 1/4 सदस्य को लिखित नोटिस देते हैं, यानी कि लोकसभा के 1/4 सदस्यों के द्वारा एक नोटिस जारी की जाती है और राष्ट्रपति के यहाँ भेजी जाती है 14 दिन तक, 14 दिन के अंदर भेजी जाती है। अगर ऐसा लगता है, राष्ट्रपति उस नोटिस को पढ़ता है, अगर ऐसा लगता है कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं अर्थात संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस नोटिस को पुनः राष्ट्रपति के द्वारा रिटर्न की जाती है 14 दिन के बाद। और दूसरा स्टेप में होता है वह लोकसभा में वह नोटिस आती है। अगर लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उस नोटिस को पुनः राज्यसभा में भेजा जाता है। और तीसरे स्टेप में भी अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अर्थात आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसी को इम्पीचमेंट या महाभियोग प्रक्रिया कही जाती है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे थे, भारत के 1977 से 1982 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। ये भारत के 6वें नंबर पर राष्ट्रपति रहे थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि एक इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हुए थे नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। दोस्तों आइए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए तो भारत का जो महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्य का राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि महान्यायवादी हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, राज्य का राज्यपाल हो गया, और साथ ही साथ जितने भी उच्च लेवल के पदाधिकारी पद है उन सभी की नियुक्ति जो की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। और दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त को फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। किसी भी अपराधी की फांसी को सज़ा को कम कर सकता है, बदल सकता है, ये सब जो पावर दिया है भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की फांसी की सज़ा को क्षमा कर सकता है, और साथ ही साथ अगर अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल अपराधी की सज़ा को कम कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने की बात है कि जो राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 72 के तहत वह किसी भी अपराधी की सज़ा को क्षमादान कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है राज्य का 161 अनुच्छेद के तहत वह अपराधी की क्षमा को क्षमादान नहीं कर सकता है, बल्कि कुछ कम कर सकता है। ये दोनों में डिफरेंट भिन्नता पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित करता है? तो दोस्तों इसमें कुल 14 सदस्यों को नामित किया करता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए भारत का जो राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में सदस्य के रूप में नामित करता है, और अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामित करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान और पत्रकारिता के क्षेत्र में महान अनुभव वाले होते हैं। उन सभी को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्ति किया जाता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, यानी कि 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में और 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित किया जाता है। इस तरह कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार प्राप्त होता है कि न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की जो शक्ति प्रदान करता है, और साथ ही साथ विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलियों के लिए व्यक्तियों का नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा भी किया जाता है। इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश में कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? तो दोस्तों वे जो भारत के न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे, जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर कुछ समय तक के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का कार्य है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करना, ये आपके राष्ट्रपति का काम नहीं है। दोस्तों और भी जान लेते हैं, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरी का प्रत्यय पत्र राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधायक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है? तो दोस्तों इसमें जो आपका है धन विधेयक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। दोस्तों आइए जान लेते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक संबंधित होता है, ये हम जानते हैं। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर क और ख, प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी कि प्रतिवर्ष भी संबोधित करता है और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी क और ख दोनों आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति किस निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किया जाता है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। यानी कि अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति करने के लिए अगर ऐसा लगता है तो जो भारत की जो संचित निधि होता है उसमें से धन निकालने के जो पावर दिया गया है वह भी राष्ट्रपति को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध तथा भारत का आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों जो युद्ध की घोषणा कर सकता है वह राष्ट्रपति कर सकता है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था की गई है। दोस्तों जो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन की जाती है, और अनुच्छेद
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है और अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात को लागू किया जाता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आपात होता है वह क्यों लागू किया जाता है? जब युद्ध की संभावना दिखे, विद्रोह की संभावना दिखे और बाहरी कोई युद्ध आए, विद्रोह हो और साथ ही साथ कोई सशस्त्र विद्रोह हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य का जो व्यवस्था है संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस समय अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और दोस्तों अगर वित्तीय आपात जो होता है अनुच्छेद 360 के तहत अगर ऐसा लगता है कि वित्तीय मामला में कोई इधर उधर का मामला हो गया हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि लोकसभा के प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री आज्ञा देता है, परामर्श देता है, एडवाइस देता है, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस स्थिति? जब प्रधानमंत्री को लगता है कोई बहुमत नहीं है। और दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जैसे हम लोग जाने 3 आपातकाल: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। और दोस्तों अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई है, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह का समय तक रखा जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? तो दोस्तों वह भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध हो गया, निलंबित निषेध हो गया, पाकिट निषेध, यह सभी वीटो शक्तियाँ उसको प्राप्त है, इसका उपयोग वह कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौट आता है तो लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकता है? तो दोस्तों उस विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति दे देता है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को विधायी अधिकार प्रदान किया गया है और भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ है और इनके वेतन पर कोई टैक्स नहीं दी जाती है, टैक्स नहीं ली जाती है, साथ ही साथ इनका पेंशन भी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना होता है? तो दोस्तों जमानत के तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा 15,000 रुपये जमा किया जाता है। और दोस्तों इसमें भी कंडीशन है कि राष्ट्रपति चुनाव के जमानत राशि 15,000 रुपये और 1/6 यहाँ पर कर लीजिएगा, 1/6 भाग वोट न मिलने पर जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो इस सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव कहता रहा है? तो दोस्तों वह भारत का जो राष्ट्रपति था डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव कहता रहा था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मिस्टेक हो गया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जिन्होंने सर्वधर्म समभाव कहते रहते थे। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, और विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, यानी कि भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो के अपडेट
जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।